And the topic that we are going to discuss is momentum. बच्चे मोमेंटम और मोमेंट को कंफ्यूज करते हैं, तो ये नहीं कीजिएगा. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. Movement is turning effect of force and momentum is something else. Momentum क्या चीज है? Let's understand. अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास दो objects हैं and both are moving with the same speed. One is a bicycle and one is a truck. Both are moving with the same speed. Let's say 20 kilometers per hour. Which one is easier to stop? The truck or the bicycle? bicycle. The bicycle, because it Bicycle. has less mass. ठीक है, मास कम है, रोकना आसान है. अच्छा, अगर मैं यही कहूँ कि अगर if I have two bicycle, सही है, और both have the same mass, one is moving faster and the other one is moving slower, which one is easier to stop? The slower one? The slower one, because the faster one has more quantity of motion, or the faster one has more momentum. So we can say that the momentum can be defined as the quantity of motion, or quantity of motion present in an object. ठीक है, or we can also define it as the product of mass and velocity. But which word have I used here? The product of mass and velocity. And velocity, we have discussed, velocity is a vector quantity. ठीक है, अब मोमेंटम को लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं. m हो गया मास और v हो गई वेलोसिटी. मास का ऐसा यूनिट जल्दी से बताइए. हेलो, आर यू ऑल विद मी? kg. वेलोसिटी का ms. मीटर्स पर सेकेंड. तो आपके पास इसका जो यूनिट बना वो बना किलोग्राम इंटू मीटर्स पर सेकेंड. एंड याद रखिएगा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. सही है. Yes sir. इसके बाद हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज, या प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, the total momentum remains conserved during, before or after collision. यानी कि total momentum के ऊपर बेटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Total momentum will remain conserved. यानी कि जितना मोमेंटम पूरे सिस्टम का कोलिजन से पहले है, किसी भी क्लोज सिस्टम का जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, और जितना मोमेंटम कोलिजन के बाद है वो सेम रहेगा. It can be transferred from one object to another object, but if when we talk about total momentum, it will remain the same. Is that clear? जिस तरह से एनर्जी होती है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बट द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व. टोटल एनर्जी उतनी रहेगी, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एनर्जी को. द सेम वे मोमेंटम सेज दैट कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज दैट द टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व, द टोटल मोमेंटम विल रिमेन सेम, अनचेंज रहेगा. तो आसान लफ्जों में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, for a closed system means where external force is not acting on the object, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Is that clear? Yes sir. अच्छा, अगर मेरे पास मैं हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं.
अगर एक स्फीयर है ए, ठीक है, इसका मास है m1, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड विद वेलोसिटी u1, सही है। एक दूसरा स्फीयर है स्फीयर बी, इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2 एंड बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, सही है। अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए। स्फीयर ए का मोमेंटम कितना हो जाएगा? इस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। प्लस m2 सिर्फ ए का बताओ, सिर्फ ए का बताओ। मास इंटू वेलोसिटी, एम आई राइट और नॉट? m1 u1 और ऑब्जेक्ट बी का कितना हो गया? m2 u2, और टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटे? वी आर गोइंग टू ऐड देम बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एज वी हैव डिस्कस कि मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एज मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी आर गोइंग टू ऐड देम डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। लेट्स से बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट कोलाइडेड, इनका कोलिजन हो गया आपस में। और कोलिजन की वजह से इनके मासेस के ऊपर तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गए हैं। सॉरी, लेट्स से ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी हो गई v1 और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी हो गई v2। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए। m1 वेलोसिटी कितनी है इसकी बच्चों, जल्दी बताइए। आर यू ऑल विद मी? v1 v1, ऑब्जेक्ट बी का बताइए। m2 v2, आर दे इन द सेम डायरेक्शन? yes वी आर गोइंग टू ऐड दैट, सही है। सर अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो गए? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर ग्रेटर माइनस लेसर कर दीजिएगा, ठीक है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सेम डायरेक्शन में एडिशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन। और जैसे कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वो था हमारा m1 u1 प्लस m2 u2, और कोलिजन के बाद हमारा मोमेंटम था m1 v1 प्लस m2 v2। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ऐसी बात जो कि अनक्लियर हो यहाँ तक? इसके बाद है इम्पल्स एंड दैट्स द लास्ट थिंग। आसान लफ्जों में इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब कि मोमेंटम कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। रिजल्टेंट फोर्स का इसका एक, कोई एग्जांपल करवाए सॉरी सर इम्पल्स का कोई एग्जांपल करवाए मैं क्वेश्चन बता दूं ना आपको, उसमें उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो मोमेंटम में चेंज क्यों आएगा? अभी तो मैंने आपको कहा था टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, राइट? अब मोमेंटम में चेंज क्यों आ रहा है? तो ड्यूरिंग कोलिजन मुझे बताइए, पहले ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी थी u2, अब कितनी वेलोसिटी हो गई है? v2, चेंज हो गई ना वेलोसिटी। तो मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसका मोमेंटम चेंज हो चुका है। आई वाज टॉकिंग अबाउट टोटल मोमेंटम।
टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इट्स मोमेंटम इज नॉट द सेम। ऑब्जेक्ट ए की क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई इसका, इसलिए इसका जो है मोमेंटम भी चेंज हो चुका होगा। एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इज दैट क्लियर? कोलिजन की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। गॉट इट? तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए, अभी पढ़ा है ना? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। Oh, sorry. F over M. F over m और change in velocity over V time, over T. v over Yeah. t, change in velocity over time, not only v over t, change in velocity over time। सही है? अगर आप इस इक्वेशन का ऊपर वाला पार्ट देखो, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी बराबर होता है मोमेंटम के, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के, राइट? F बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं यूं लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां तक बात समझ में आई बेटे? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब रिजल्टेंट फोर्स का अगर इसी इक्वेशन को देखो तो रिजल्टेंट फोर्स का इनवर्स रिलेशनशिप है टाइम ऑफ कांटेक्ट के साथ। टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा तो रिजल्टेंट फोर्स कम, एंड वाइस वर्सा। इसकी एग्जांपल एयर बैग्स हैं। एयर बैग में टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, सही है, तो जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाती है। अगर आप एग को थ्रो करें डायरेक्टली ऑन टू द वॉल तो इट विल ब्रेक, लेकिन अगर आप किसी कर्टन पे ड्रॉ करें, थ्रो करें, तो इट विल नॉट ब्रेक, बिकॉज ये टाइम ऑफ कांटेक्ट कर्टन वाले केस के अंदर बढ़ जाता है। सही है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम Yes, sir. रीशेयरिंग माय स्क्रीन।
जी अच्छा जी, मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी दोबारा से। अच्छा जी, let's solve this last question and we are done with today's class. A balloon of mass 15 grams is glued to a straw. सही है, mass of the balloon is given, इसको glue किया गया और straw के साथ, ठीक है. The straw is threaded onto a horizontal string as shown in figure. सही है, इसको horizontal string के through straw को pass किया गया. You can see that the direction of the movement of the balloon is mentioned. ठीक है, ये फिक्स स्ट्रॉ है विद द बलून. एज द एयर लीव्स द बलून एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. जैसे ही आपके पास एयर रिलीज होती है, द बलून मूव्स फॉरवर्ड. द बलून एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. सही है, रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड, और वो 0.67 मीटर्स ट्रैवल करता है 0.18 सेकेंड्स टाइम में एट दिस कांस्टेंट स्पीड. सही है. अच्छा ठीक, एक्सप्लेन टर्म्स व्हाट इज मेंट बाय इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है, जल्दी से बता दें. Change in momentum. Change in momentum is called impulse. The change of momentum is called impulse. ठीक है. अच्छा, the resultant impulse on the balloon. अच्छा, resultant impulse कैसे निकालूं? अब क्या करूं? इम्पल्स का फॉर्मूला बताइए. दो फॉर्मूलाज पढ़े अभी हमने, एफ इंटू टी या फिर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी. सही है. मास यहाँ पे कितना है बलून का? 15 ग्राम्स. ठीक है, 15 ग्राम्स का मतलब 15 ग्राम्स को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.015. इज दैट क्लियर? सही है. चेंज इन वेलोसिटी इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, लिखा हुआ था ना कहीं पर. हाँ, रेस्ट से एक्सीलरेट करा तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0. फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करूं, मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और ये कांस्टेंट स्पीड कह रहे हैं. बार बार इन्होंने कहा कांस्टेंट स्पीड, तो अगर आपको याद होगा मैंने कहा था अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस यहाँ पर है हमारे पास 0.67 और टाइम है हमारे पास 0.18. जल्दी से इस फाइनल वेलोसिटी बताओ. 3.7. 3.7 को 0.015 से मल्टीप्लाई करवा दो. There's 0.055. 0.055. अच्छा, इम्पल्स की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड भी हो सकती है और न्यूटन इंटू सेकंड भी हो सकती है. इट्स अप टू यू. तो इसमें फॉर्मूला, राइट आंसर और राइट यूनिट का इन्होंने मार्क किया होगा. ठीक है. लास्ट पार्ट सेज दैट एक्सप्लेन हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड एज द बलून एक्सीलरेट्स. मोमेंटम किस तरह से कंजर्व्ड है? बलून आगे जब एक्सीलरेट कर रहा है, मोमेंटम किस तरह से कंजर्व है? जल्दी से बताइए भाई. देखो, when air escapes from the balloon, air जब एयर बाहर निकल रही है तो एयर इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. इस साइड पर एयर की मूवमेंट है, राइट, एंड द बलून इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड. सही है. एंड इनिशियली इट वाज एट रेस्ट. तो मोमेंटम ऑफ एयर एंड मोमेंटम ऑफ बलून आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन.
जिसकी वजह से आपके पास टोटल मोमेंटम कितना हो गया 0, और इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना था, वो भी 0 था क्योंकि बलून वाज एट रेस्ट। ये बात समझ में आई? और शुड आई रिपीट इट अगेन? सही रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ। इनिशियल मोमेंटम कितना था, स्पीड 0 थी, तो इस बलून इट वाज एट रेस्ट, तो इसका जो मोमेंटम था वो भी कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी 0, Zero. राइट? अच्छा, अब क्योंकि एयर स्केप कर रही है और एयर की मूवमेंट है लेफ्ट साइड की तरफ, राइट? तो एयर का भी कुछ मोमेंटम होगा, and the balloon is moving towards right side. Both are moving in opposite direction. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होना चाहिए, जी। है ना? तो कोलिजन से पहले, ये मूवमेंट से पहले तो मोमेंटम 0 था, बाद में भी 0 होना चाहिए, तो सम 0 के बराबर, टोटल 0 के बराबर कैसे होगा? जितना मोमेंटम एयर का है उतना ही मोमेंटम किसका होगा, बलून का होगा। They have the same magnitude but they have different direction, that's why total momentum कितना मिलना चाहिए आपको? 0. Is that clear to all of you? एक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, आप लोग कीजिएगा। Let me check if we are done with that or not. 0625 का पेपर है this one, ये विंटर्स, ये सॉरी मई जून 23 P2 वेरिएंट 1 का पेपर है। हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपने एयरली पास पेपर सेशन में। आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो इफ इट्स क्लियर और नॉट। सही है? So that's all for today's class. Please share your feedback to me in personal. सही है? एक WhatsApp मैसेज कर दीजिएगा। Inshallah we'll meet you tomorrow. Thank you so much.